हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या फिर अंग्रेजी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ग्रीक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न में पूछा रहा है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पीगू या फिर कैनन। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जेबी से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचालन रिक्त स्थान दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन या फिर वस्तु वाई का अधिक उत्पादन तथा वस्तु एक्स का कम उत्पादन। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, शून्य होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, पीगू ने, हिक्स एवं एलन ने या फिर रिकार्डो ने। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हिक्स एवं एलन ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, एक्स अक्ष के समानांतर या फिर लंबवत। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्थानापन्न वस्तुएं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मूल्य वृद्धि से गिवन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या फिर अस्थिर हो जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है गिवन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, धनात्मक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? कुल व्यय रीति,
प्रतिशत या अनुपातिक रीति, बिंदु रीति या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, फ्लक्स, हिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, फ्लक्स। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उत्पत्ति के साधनों का। अगले प्रश्न में पूछा रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से या फिर मांग की लोच से। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल या फिर तीनों। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, दीर्घकाल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, श्रम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे की प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत या फिर फैक्ट्री का किराया। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कच्चे माल की लागत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, टीवीसी बराबर होता है टीसी माइनस टीएफसी का। अगले प्रश्न में पूछा रहा है किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पूर्ण प्रतियोगिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? जहां एमआर बराबर होगा एमसी के, जहां एमसी वक्र रेखा एमआर को नीचे से काटे या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर होता है एम आर के, ए आर अधिक होता है एम आर से, ए आर कम होता है एम आर से या फिर ए आर प्लस ए सी बराबर होता है एम आर के। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए आर बराबर होता है एम आर के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुल आगम उत्पादन मात्रा तथा एन इकाई मात्रा हो तो सीमांत आगम होगी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फर्म को लाभ मिलता है जब ए आर अधिक हो ए सी से। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर अधिक हो टी सी से, एम आर अधिक हो एम सी से या फिर टी आर बराबर हो टी सी के या ए तथा बी दोनों। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? किसी समय की अवधि से, कीमत से, ए और बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वस्तु की कीमत एवं उसके पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं
जिसे विक्रेता निश्चित समय में बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। पूर्ति, मांग, पूर्ति की लोच या फिर मांग की लोच। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, पूर्ति। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार या फिर पूर्णतः बेलोचदार। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, बेलोचदार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, कम लोचदार है या फिर इकाई लोचदार है। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पूर्णतः बेलोचदार है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या फिर शून्य के बराबर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, इकाई के बराबर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, एकाधिकार, मोनोप्सोनी, एकाधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, मोनोप्सोनी। इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों को जल्दी से याद कर ले। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।